नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्या होगा जब चोरों को चोरी करने का, डकैतों को डकैती करने का और लुटेरों को लूटने की आजादी मिल जाए? आप और हम उस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकते। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का रोना रोते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 14 दलों को भले ही मायूस होकर लौटना पड़ा, लेकिन इसने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए जिसका उत्तर देशवासियों को मिलना चाहिए। क्या ये तमाम राजनीतिक पार्टियां ये चाहती थी कि भले ही राजनेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप हो, घोटाले और गबन का आरोप हो, उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों भाई? क्योंकि वो एक राजनेता है। या वो दायर याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने लिए अलग नियम कानून बनवाने की सोच रहे थे जो आम लोगों से अलग हो? या वे अपने आप को ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों के जांच के दायरे से खुद को मुक्त कराना चाह रहा है? तो कारण चाहे जो भी हो, लेकिन शायद इन पार्टियों को लगता है कि भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता और इसको खत्म करने का विचार ही अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है, फांसीवादी है, तानाशाही है। भ्रष्टाचार तो आजादी के बाद से ही चली आ रही परंपरा है और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे खत्म करने की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति की मूल भावना पर प्रहार कर रहे हैं। अब पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए आप जान लें कि इन तमाम विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में क्या आरोप लगाया था और याचिका के माध्यम से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग की थी। तो पिछले महीने की 23 तारीख को यानी 23 मार्च को 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि केंद्र की भाजपा सरकार राजनीतिक विरोधाभास में विपक्ष को डराने के लिए ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। क्यों? ताकि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाना बंद कर दे। साथ ही इनकी कुछ मांगे भी थी, जैसे विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी तब तक ना हो जब तक मामला हिंसा का ना हो, यानी हिंसा को छोड़कर चोरी, डकैती और लूट जैसे मामलों में इनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। अब भला सर्वोच्च न्यायालय को कहाँ मालूम कि भ्रष्टाचारियों के लिए भ्रष्टाचार तो सतोगुण है जो भ्रष्टाचारियों के डीएनए में शामिल हो चुका है। दूसरा, गिरफ्तारी तब किया जाए और रिमांड पर इन्हें तब लिया जाए जब नेता के देश छोड़कर भागने की आशंका हो या उसके द्वारा सबूतों को छेड़छाड़ करने की आशंका हो या वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इन बिंदुओं के अलावा किसी भी नेता को गिरफ्तार ना किया जाए, भले ही उस पर भ्रष्टाचार का कितना ही बड़ा आरोप हो। गिरफ्तार नेताओं को जेल की जगह जमानत मिलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इनके लिए अलग से गाइडलाइंस बनानी चाहिए और जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता तब तक आरोपी को बेकसूर माना जाना चाहिए। तो अब भला हो न्यायालय का जिसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनके लिए अलग से गाइडलाइंस नहीं बनाया जा सकता और जो कानून आम आदमी के लिए है वही इन नेताओं पर भी लागू होगा। विपक्षी नेताओं के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए किसी अलग प्रकार का दिशा निर्देश जारी करता तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून बनाने की आवश्यकता पड़ती और ऐसा कानून के साथ साथ लोकतंत्र की मूल भावना के भी विपरीत होता। आखिर विपक्षी दलों ने यह कैसे मान लिया कि उनके लिए किसी अलग प्रकार की व्यवस्था बनाई जा सकती? आज का विपक्ष ऐसे कुछ नेताओं का उल्लेख कर रहा है और यह सिद्ध करने की हास्यास्पद कोशिश कर रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। हाँ, पहले की सरकारों में ऐसा होता चला आ रहा था। यदि अगर मान भी लिया जाए कि इनके आरोपों में अगर रत्ती भर भी सच्चाई है तो आखिर भ्रष्टाचार से के घिरे नेताओं को जेल में क्यों रहना पड़ता? क्या विपक्षी दलों को अब अदालतों पर भी भरोसा नहीं रह गया? इन तमाम 14 विपक्षी दलों में कई ऐसे नेता हैं जो दूसरी पार्टी के नेताओं से सीधे मुंह तक बात नहीं करते।
लेकिन आज ये 14 विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि इनके नेता भ्रष्टाचार के चलते सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। तो गरीबों के लिए राजनीति करने वाली पार्टियां, पिछड़े और अति पिछड़ों की राजनीति करने वाली पार्टियां, किसानों के हित की बात करने वाली, समाजवादी और लोहियावादी कहलाने वाले, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हुए आंदोलन से निकली पार्टी, ये सभी पार्टियां भ्रष्टाचार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, बल्कि खुद को और अपने भ्रष्टाचारी नेताओं को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो आज इस याचिका ने इन 14 पार्टी की पोल खोल कर रख दी। भ्रष्टाचार के मामले में कह सकते हैं कि आज पूरा भारत एक हो रखा है, और यही आज भ्रष्टाचार देश की विविधता में एकता का प्रमाण बना बैठा है। पुराने समय में देश की सांस्कृतिक एकता सिद्ध की जाती थी, लेकिन आज देश की भ्रष्टाचारीय एकता की झलक प्राप्त करने के लिए आप किसी भी प्रदेश का, किसी भी राज्य का अखबार उठा लीजिए, आपको भ्रष्टाचार और घोटाले के एक से बढ़कर एक किस्से और कारनामे पढ़ने और सुनने को मिल जाएंगे। भ्रष्टाचार के मोर्चे पर क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, आज सब एक हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ही इनकी एकता की भावना को मजबूत करता है। और आज भ्रष्टाचार विपक्ष की एकता का प्रतीक बना बैठा है। तो ऐसे में कौन होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहने वाले कि न खाऊंगा न खाने दूंगा? अरे आपको नहीं खाना तो आप मत खाइए, जिन्हें खाना है वे तो खाएंगे। खाने वाले तो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। किसी राज्य में अगर बाढ़ आ जाए तो बचाव और राहत कार्य में हजारों कागजों की नाव कागजों पर चल रही होती। सरकारी बहाली में पैसों के दम पर अयोग्य को योग्य बनाया जाता है। अब बंगाल के शिक्षक घोटाले का ताजा तरीन उदाहरण ही देख लीजिए। अंग्रेजों के जमाने के पुल आज भी खड़े हैं, लेकिन मिलावट के सीमेंट से, परसेंटेज के बालू से और कमीशन के छड़ से बने पुल उद्घाटन से पहले ही बह जाते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा ना जाए, भले ही वो कितने ताकतवर हों। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं जानते, लेकिन ये 14 विपक्षी पार्टियां जरूर जानती हैं कि भ्रष्टाचार भगवान की तरह अदृश्य है, लेकिन सर्वव्यापी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।